जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही अंधेरी, धुएं से भरी हुई दम घोटू सी फैक्ट्री है। भारी भरकम मशीनों का शोर कान फाड़ रहा है। वेंटिलेशन के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। और कोई सुरक्षा भी नहीं। एग्जैक्टली, कोई सुरक्षा नहीं। और उन तेज घूमते पहियों और पट्टों के बीच एक 7 या 8 साल का बच्चा दिन के 14-14 घंटे लगातार काम कर रहा है, बिना किसी ब्रेक के। हाँ, मतलब कोई रविवार की छुट्टी नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है, कुछ भी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि आज हम जिस 9 से 5 के आरामदायक कॉर्पोरेट कल्चर में बैठे हैं ना, वो वातानुकूलित दफ्तर और एचआर की नीतियां। हाँ हाँ, वो सब हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की इन सारी सुविधाओं की कीमत उस सदी के मजदूरों ने चुकाई है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज के हमारे जो स्रोत दस्तावेज हैं वो हमें भारत में ट्रेड यूनियन और साम्यवादी आंदोलनों के उस गहरे इतिहास में ले जाते हैं जिसने मतलब केवल फैक्ट्रियों के ताले ही नहीं खोले बल्कि उस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे महज कुछ परोपकारी अपीलों से शुरू हुआ एक बहुत ही छोटा सा प्रयास एक ऐसी विशाल राजनीतिक ताकत में बदल गया जिसने आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि 1870 से 1947 के बीच की ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा केवल काम के घंटों को कम करने या सैलरी में चंद रुपयों की बढ़ोतरी की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो फिर मुख्य मुद्दा क्या था? अगर हम गहराई में जाएं तो ये दरअसल भारत में एक बिल्कुल नए वर्ग के पैदा होने की कहानी है, जिसे हम मजदूर वर्ग या वर्किंग क्लास कहते हैं। उनकी चेतना के जागने और इंसान के रूप में अपने बुनियादी अधिकारों को पहचानने की एक बहुत ही जटिल और प्रेरणादायक कहानी है। मतलब ये एक सेल्फ अवेयरनेस की भी जर्नी थी। एग्जैक्टली ये एक ऐसी यात्रा थी जहां सिर्फ मशीनों के पुर्जे समझे जाने वाले लोगों ने ये महसूस किया कि असली सिस्टम को चलाने वाली ताकत तो वही है। वाओ! और ये सोचना कितना रोमांचक है कि अधिकारों की इस पूरी लड़ाई की शुरुआत कितनी शांत और सौम्य थी। मतलब कोई शोर शराबा नहीं था शुरू में। बिल्कुल, बहुत ही विनम्र शुरुआत थी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं। मैं 1870 के दशक की बात कर रही हूँ। उस समय भारत में रेलवे पटरियों का जाल बिछना शुरू ही हुआ था। हाँ, और बंबई और कलकत्ता में आधुनिक कपड़ा मिलें और जूट उद्योग पनप रहे थे। राइट, लेकिन मजदूरों के हालात बिल्कुल अमानवीय थे। ऐसे में कुछ गिने चुने समाज सुधारक सबसे पहले आगे आते हैं। मतलब 1870 में बंगाल में शशिपाद बनर्जी को ही देख लीजिए। जी, जिन्होंने वर्किंग मेंस क्लब बनाया था। हाँ, और मजदूरों में जागरूकता फैलाने के लिए भारत श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका भी शुरू की थी। या फिर अगर हम 1880 के दशक की बात करें तो एनएम लोखंडे का नाम आता है, जिन्हें कई इतिहासकार भारतीय मजदूर आंदोलन के अग्रदूतों में से एक मानते हैं। बिल्कुल। उन्होंने दीनबंधु अखबार निकाला और 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। हाँ, और इन शुरुआती प्रयासों के बारे में हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इस दौर में सड़कों पर कोई उग्र विरोध या हड़तालें वगैरह नहीं हो रही थी। मतलब कोई धरने प्रदर्शन नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बहुत ही विनम्र प्रयास थे जो पूरी तरह से परोपकार की भावना पर टिके थे। ये समाज सुधारक सरकार या मिल मालिकों से बस हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, एक तरह से विनती कर रहे थे। हाँ, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है सौरभजी शाहपुरजी बंगाली का। 1878 में उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मजदूरों के काम के घंटे तय करने और कुछ नियम बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बिल भेजा था। ओके, तो उस बिल का क्या हुआ? व्यवस्था की संवेदनहीनता देखिए। सरकार ने उस बिल को चर्चा के लिए पेश करने से ही साफ मना कर दिया। अरे बाप रे, मतलब चर्चा तक नहीं की। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि साल 1878 में सरकार मजदूरों के लिए कानून बनाने के नाम पर बिल तक पेश नहीं होने देती। जी। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 1881 में उसी ब्रिटिश सरकार को प्रथम कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू करना पड़ता है। बिल्कुल। और मैं बता रही हूँ, इस कानून की शर्तें सुनकर आज के दौर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो शर्तें काफी हैरान करने वाली हैं। कानून में कहा गया कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। मतलब क्या क्या उस समय की फैक्ट्रियों की हालत आज के उन गैर कानूनी स्वेट शॉप से भी बदतर थी, जहां लोग बिना किसी नियम के बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं? हालात वाकई बहुत खराब थे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है।
अचानक ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों को 1881 में ये कानून लाना पड़ा? क्या अचानक उनके दिल में भारतीय मजदूरों के लिए कोई दया आ गई थी? यही वो बिंदु है जहां हमें क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ इस पे ध्यान देना चाहिए। 1881 का ये कानून ब्रिटिश सरकार की किसी दयालुता का परिणाम बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या था? इसके पीछे की असली कहानी ब्रिटेन के लैंकाशायर के मिल मालिकों का डर था। डर? कैसा डर? देखिए, लैंकाशायर के कपड़ा उद्योगपतियों को ये देखकर घबराहट हो रही थी कि भारत में मिल मालिक मजदूरों से, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, बिना किसी रोक टोक के 14-15 घंटे काम ले रहे हैं। ओह, तो इससे उनका प्रोडक्शन सस्ता हो रहा था। एग्जैक्टली भारतीय श्रम इतना सस्ता था कि ब्रिटेन का महंगा कपड़ा बाजार में टिक ही नहीं पा रहा था। अच्छा। इसलिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी ही संसद पर भारी दबाव डाला कि भारत में भी श्रम कानून लागू किए जाएं, ताकि भारतीय मिल मालिकों का मुनाफा कम हो और ब्रिटिश कंपनियों को एक समान मैदान, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। अंग्रेज पूंजीपतियों के अपने आर्थिक हितों और मुनाफे को बचाने की एक चाल थी। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है, मतलब। हाँ, और यही कारण है कि 1881 के इस कानून में बहुत सी खामियां भी थीं। ये कानून केवल उन्हीं बड़े कारखानों पर लागू होता था जहां कम से कम 100 लोग काम करते हों। ओके। और जो साल में कम से कम 4 महीने चलते हों। तो जो छोटे कारखाने थे वो तो बच गए। बिल्कुल, ज्यादातर छोटे कारखाने इसके दायरे से बाहर ही थे। फिर तो इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ होगा। सही कहा। जब ये साफ हो गया कि ये कानून नाकाफी है, तो दबाव और बढ़ा, जिसके नतीजे में 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया। इसमें क्या बदला? इस बार कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे महिलाओं के लिए रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करने पर सख्त रोक लगाई गई और उनके काम के घंटे दिन में अधिकतम 11 तय किए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुझे लगता है मजदूरों को भी ये समझ आने लगा होगा कि सिर्फ हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने से या पत्रिकाओं में लेख लिखकर अपील करने से उनकी असल जिंदगी नहीं बदलने वाली। बिल्कुल, चेतना जाग रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत किसी की दया में नहीं, बल्कि उनके अपने श्रम में है। मतलब अगर वे काम करना बंद कर दें, मशीनें रुक जाएं, तो अंग्रेजों का सारा मुनाफा एक झटके में शून्य हो जाएगा। हाँ, वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और यहीं से रणनीति बदलती है ना? और हड़तालों का एक उग्र दौर शुरू होता है। हमारे दस्तावेजों में 1899 की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, मतलब GIP रेलवे हड़ताल का जिक्र है जी। जब सिग्नल कर्मचारियों ने काम रोक दिया तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। और इसमें सबसे खास बात ये रही कि फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस हड़ताल का समर्थन किया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक और रणनीतिक बदलाव था। मजदूरों का दर्द अब केवल कारखाने की चारदीवारी तक सीमित नहीं था, वो अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के रडार पर आ चुका था। लेकिन यहाँ ना मैं एक चीज को लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। बताइए। मैं 1908 की बंबई की उस मशहूर हड़ताल का जिक्र करना चाह रही हूँ, जब बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अदालत ने राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई। हाँ, वो बहुत बड़ी घटना थी। तो उसके विरोध में बंबई की कपड़ा मिलों और रेलवे वर्कशॉप के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। हाँ। और हड़ताल पर चले गए। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, मजदूरों का मुख्य उद्देश्य तो अपना वेतन बढ़वाना या काम की स्थिति सुधारना होना चाहिए ना? तिलक की राजनीतिक गिरफ्तारी पर मजदूर क्यों हड़ताल कर रहे थे? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या ये मजदूरों का अपने बुनियादी आर्थिक मुद्दों से भटक जाना नहीं था? क्या वे पूरी तरह से राजनीतिक कठपुतलियां नहीं बन गए थे उस वक्त? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कोई भटकाव नहीं था, बल्कि ये भारतीय मजदूर वर्ग के विकास का अगला चरण था। अच्छा, कैसे? पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि ये शुद्ध राजनीति थी। ब्रिटिश सरकार ने भी यही सोचा था। लेकिन ये पहली बार था जब भारतीय मजदूर गहराई से राष्ट्रवादी राजनीति के साथ सीधे तौर पे जुड़ रहे थे। मतलब उन्हें कनेक्शन समझ आ रहा था। बिल्कुल, उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था कि उनके आर्थिक शोषण जो मिल मालिक कर रहे थे और देश की राजनीतिक गुलामी जो ब्रिटिश राज कर रहा था, दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओह, राइट। जब तक राजनीतिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक उनका आर्थिक शोषण खत्म नहीं होगा। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कई विद्वान मार्च 1908 में हुई थूथुकुडी आम हड़ताल को भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल मानते हैं। ओके। लेकिन 1908 की बंबई की जो हड़ताल थी, उसका पैमाना इतना बड़ा था कि उसने पूरे देश और ब्रिटिश हुकूमत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।
ये नजरिया वाकई चीजों को बहुत साफ करता है। और फिर इसी बीच दुनिया में दो ऐसी महाकाय घटनाएं हुई जिन्होंने इस चिंगारी को शोला बना दिया। आप प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली दुनिया भर के शोषित वर्गों में एक नई चेतना आ रही थी कि सदियों पुरानी सत्ताओं को उखाड़ फेंका जा सकता है। इसी वैचारिक लहर का सीधा असर था कि 1918 में भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ बना, मद्रास लेबर यूनियन। जी। इसका नेतृत्व बीपी वाडिया और थिरुविका जैसे नेताओं ने किया था। ये पुराने एसोसिएशन वाले मॉडल से अलग एक बाकायदा संगठित यूनियन थी। बिल्कुल। और 1918 का ही साल भारतीय मजदूर इतिहास में एक और बड़े प्रयोग का गवाह बना। वो था अहमदाबाद का श्रमिक संघर्ष, जहां गांधी जी शामिल हुए थे। हाँ, जहां प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि को लेकर हुए विवाद में अनसुईयाबेन सराभाई और महात्मा गांधी ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यहीं से मजदूर महाजन, या जिसे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कहते हैं, उसका जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर भारत की सबसे पुरानी और बड़ी टेक्सटाइल यूनियन माना गया। गांधी जी के काम करने का तरीका हमेशा से थोड़ा अलग और दार्शनिक रहा है। बहुत अलग। इसी हड़ताल के दौरान उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की नींव रखी थी, जिसके बारे में उन्होंने बाद में 1939 में अपनी पत्रिका हरिजन में विस्तार से लिखा भी था। जी बिल्कुल। इसे अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो उनका मानना था कि पूंजीपति या मिल मालिक समाज की संपत्ति के निरंकुश मालिक नहीं है, बल्कि वे उस संपत्ति के केवल ट्रस्टी या संरक्षक हैं। और उन्हें उस संपत्ति का इस्तेमाल समाज के भले के लिए करना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं आज के चश्मे से देखूं तो क्या ये सिद्धांत आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो CSR होता है, या स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, क्या उसका एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रूप नहीं लगता? ये बहुत ही सटीक और गहरी तुलना की है आपने, है ना? दुनिया भर में जहां वामपंथी विचारधारा वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल की बात कर रही थी, मतलब मालिक और मजदूर के बीच सीधी लड़ाई, वहीं गांधी जी वर्ग सहयोग में विश्वास रखते थे। क्लास कोऑपरेशन। जी, वे चाहते थे कि उद्योगपति मजदूरों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और मजदूर भी कारखाने को अपना माने। लेकिन मुझे लगता है केवल नैतिक सिद्धांतों से बात नहीं बन सकती थी। मजदूरों को एक ठोस कानूनी संरक्षण की भी सख्त जरूरत थी उस वक्त। बिल्कुल थी। और ये कानूनी मोहर लगी 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के साथ। हाँ। तो इस एक्ट ने जमीन पर क्या बदला? इस कानून ने पहली बार यूनियनों को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का एक वैधानिक ढांचा दिया। मतलब अब वो लीगल हो गए थे। एग्जैक्टली। अब यूनियनें कोई गैर कानूनी जमावड़ा नहीं रह गई थीं, बल्कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाएं बन गई थीं। और सबसे अहम बात, इस एक्ट ने यूनियनों की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई। वाह, अंग्रेजों ने उन्हें राजनीति करने दी। हाँ, बल्कि उन्हें एक अलग राजनीतिक फंड बनाने की इजाजत दे दी, जिसमें मजदूर अपनी स्वेच्छा से चंदा दे सकते थे। मतलब अब यूनियनें पूरी तरह से कानूनी छाते के नीचे आ गई थीं और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले सकती थीं। अब जरा एक कदम पीछे हटकर अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर को देखें, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का गठन हो चुका था। जी। तो भारत के मजदूर नेताओं को भी ये एहसास हुआ कि अगर ILO जैसे इतने बड़े दुनिया के मंच पर अपनी आवाज बुलंदी से रखनी है तो सिर्फ बंबई, मद्रास या कलकत्ता की बिखरी हुई अलग अलग यूनियनों से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राष्ट्रीय छतरी, मतलब एक नेशनल अम्ब्रेला की जरूरत थी। और इसी ऐतिहासिक जरूरत ने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम AITUC कहते हैं, उसको जन्म दिया। एटिक की स्थापना सच में भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर थी। हाँ। लाला लाजपत राय, जिसे राष्ट्रीय कद के नेता इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, NM जोशी और दीवान चमनलाल जैसे दिग्गज नेता भी इससे जुड़े। दीवान चमनलाल और VM पवार ने इसके शुरुआती महासचिव के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब अब मजदूर आंदोलन के पास एक राष्ट्रीय चेहरा आ गया था। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मतलब एटेक के बन जाने से जमीन पर मजदूरों के लिए क्या बदल रहा था? जमीन पर मजदूरों का नजरिया और उनका जो दुस्साहस था ना, वो बदल चुका था। दुस्साहस कैसे? इसका सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है 1921 में झरिया में हुआ एटेक का अधिवेशन। वहां उन्होंने बकायदा स्वराज्य यानी पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित कर दिया। अरे वाह! ये कोई छोटी बात नहीं थी।
अब मजदूर संगठन केवल फैक्ट्री के भीतर काम के घंटों की नहीं, बल्कि खुले तौर पर देश की आज़ादी और सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल। एक और रोचक तथ्य ये है कि भारत में पहला मई दिवस, या जिसे हम मे डे कहते हैं, 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। ओहो। और देखते ही देखते 1927 में एटमैक ने अपनी सभी इकाइयों को इसे एक आधिकारिक पर्व के तौर पर मनाने का आह्वान कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे कोई भी संगठन बहुत बड़ा होता है, उसमें वैचारिक मतभेद लाजमी हो जाते हैं। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे देश के सबसे बड़े युवा नेता भी एटमैक के अध्यक्ष बने। जी। लेकिन 1929 के नागपुर अधिवेशन में इस संगठन में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। मतलब पहला बड़ा विभाजन हो गया। हाँ, वो नागपुर अधिवेशन बहुत क्रिटिकल था। उस समय जवाहरलाल नेहरू अपना अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस नए अध्यक्ष चुने गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजदूरों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय आवाज में ही फूट पड़ गई? इस विभाजन का सबसे बड़ा कारण भारत में एक नई और अपेक्षाकृत बहुत अधिक उग्र विचारधारा का तेजी से फैलना था। आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? और वो विचारधारा थी साम्यवाद या कम्युनिज्म। जी बिल्कुल। अगर हम अपने स्रोत दस्तावेजों को खंगालें तो पता चलता है कि 1919 में ही विश्व स्तर पर प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बन चुका था। हाँ। और 1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय ने, जो लेनिन के बुलावे पर मॉस्को गए थे, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना की थी। जी। उस समय केवल 7 संस्थापक सदस्य थे और मोहम्मद शफीक इसके पहले सचिव चुने गए थे। ताशकंद में जो बीज बोया गया था ना, उसकी फसल भारत के भीतर 1925 में कानपुर में दिखाई दी। अच्छा, कानपुर में क्या हुआ? वहां सत्यभक्त नाम के एक नेता की पहल पर कम्युनिस्ट समूहों का एक सर्व भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहीं पर भारत के भीतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पहला संगठनात्मक ढांचा तैयार किया। इसी दौर में एक बहुत ही प्रमुख वामपंथी विचारक S.A. डांगे ने 1922 में द सोशलिस्ट नाम की पत्रिका शुरू कर दी थी। तो वो पत्रिका क्या कर रही थी? वो मार्क्सवादी विचारों को बहुत ही आसान भाषा में मजदूरों तक पहुंचाने का काम कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए साम्यवाद केवल एक सिरदर्द नहीं था, बल्कि उनके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा था। बिल्कुल, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। साम्यवादियों की पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने वाली बातों ने सरकार को सच में खौफ में डाल दिया था। और हमेशा की तरह जब सत्ता डरती है तो वो दमन का सहारा लेती है। हमेशा से यही होता आया है। सरकार ने इन विचारों को कुचलने के लिए मुकदमों का एक पूरा जाल बिछा दिया। सबसे पहले 1924 का कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। जी। अगर इसे हम सरल भाषा में समझें तो बोल्शेविक षड्यंत्र का मतलब था कि सरकार ने इन वामपंथी नेताओं पर आरोप लगाया कि ये लोग हिंसक क्रांति के जरिए ब्रिटिश सत्ता और राजा की संप्रभुता को पूरी तरह खत्म करके अब भारत को अलग करने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप थे। हाँ, और इसके बाद आया 1929 से 1933 के बीच चला इतिहास का सबसे कुख्यात मेरठ कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस। जी, मेरठ केस कोई सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। ये वामपंथी नेताओं को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए चलाया गया एक बहुत ही सुनियोजित और दमनकारी मुकदमा था, जिसमें दर्जनों मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके सालों तक जेल में सड़ाया गया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? क्या ब्रिटिश सरकार ने मेरठ षड्यंत्र जैसे इतने लंबे, इतने हाई प्रोफाइल मुकदमे चलाकर कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारी? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मेरा मतलब है 3.5 साल तक अदालत की कार्यवाहियां चली और हर दिन की बहस अखबारों के पहले पन्ने पर छपती थी। हाँ, मीडिया कवरेज तो बहुत था। तो क्या इन मुकदमों ने साम्यवादी विचारधारा को कुचलने के बजाय उसे पूरे भारत में एक मुफ्त का विज्ञापन यानी फ्री पीआर नहीं दे दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की गवाही भी देते हैं कि वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मतलब बैकफायर कर गया पूरी तरह से। ब्रिटिश सरकार ने जो मंच उन्हें सजा देने के लिए बनाया था, कम्युनिस्ट नेताओं ने बहुत ही चतुराई से उसी अदालत के कटघरे का इस्तेमाल अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के एक मेगाफोन के रूप में किया। वाओ! जो वामपंथी विचार शायद कुछ बौद्धिक पत्रिकाओं या मिल की छोटी बैठकों तक ही सीमित रह जाते। वो मुकदमों की दैनिक आक्रामक कवरेज के कारण रातों रात हर चाय की दुकान,
हर नुक्कड़ और हर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, हम निष्पक्ष होकर देख रहे हैं। हम केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे सत्ता का अत्यधिक दमन अक्सर विद्रोह को अप्रत्याशित रूप से हवा दे देता है। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी और रोचक विडंबना है। सच में। खैर, अब हम कहानी के अंतिम चरण यानी 1930 के दशक और उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आजादी का लक्ष्य अब बहुत करीब और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जी। इस समय तक मजदूरों की ताकत इतनी विशाल हो चुकी थी कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई होड़ सी मच गई। हर राजनीतिक दल को ये समझ आ गया था कि मजदूर अब केवल मिलों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुके थे। एग्जैक्टली, वो सत्ता पलटने वाली ताकत थे। इसलिए हर गुट को अपना खुद का एक मजदूर संगठन चाहिए था। बिल्कुल। इस दौर में नए संगठनों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल मजदूरों के समर्थन के बिना अपना भविष्य नहीं देख पा रहा था। आप देखिए, 1925 में बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी बनी, जिसमें हेमंत कुमार सरकार और काजी नजरुल इस्लाम जैसे दिग्गज शामिल थे। जो बाद में वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी के रूप में विकसित हुई। हाँ। फिर 1927 में सौमेंद्रनाथ टैगोर ने कम्युनिस्ट लीग बनाई, जो आगे चलकर रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी RCPI बनी। और एम.एन. रॉय ने भी तो कुछ बनाया था ना? जी। 1940 आते एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी थी। हर कोई मजदूरों की इकलौती आवाज बनने का दावा कर रहा था। और फिर दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने इस पहले से ही बटे हुए मजदूर आंदोलन को एक बार फिर से बीच से चीर दिया। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव बहुत गहरा था। 1941 में एटटा के भीतर एक बड़ा वैचारिक विवाद खड़ा हुआ। जो गुट ये मानता था कि फांसीवाद यानी फैशिज्म को हराने के लिए युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए, उसने खुद को अलग कर लिया और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर बना लिया, जिसके अध्यक्ष जमनादास मेहता और महासचिव एम.एन. रॉय थे। हाँ, और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सनसनीखेज तथ्य दर्ज है कि इस नए संगठन पर ये गंभीर आरोप भी लगे कि इन्हें युद्ध का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार से भारी वित्तीय मदद मतलब फंडिंग मिल रही थी। ये आरोप सच में बहुत गंभीर थे। और फिर आज़ादी से ठीक चंद महीने पहले 3 मई 1947 को एक और बड़ा संस्थागत बदलाव हुआ। अच्छा, वो क्या था? हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ ने दिल्ली में एक विशाल बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया। ओ, तो काफी बड़े स्तर पर हुआ था ये। जी, और यहीं पर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक का जन्म हुआ। ओके। ये मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मजदूरों के साथ रिश्ते को एक व्यवस्थित और आधिकारिक रूप देने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो एक तरफ ये सारी भारी भरकम राजनीतिक उठापटक और पार्टियां बनाने का खेल चल रहा था, लेकिन ये जानना भी सुकून देता है कि जमीनी स्तर पर मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी सुधारने के लिए भी कुछ नीतियां आकार ले रही थीं। बिल्कुल, नीतियां बन रही थीं। जैसे 1937 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कानपुर लेबर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। जी। इस कमेटी ने 1938 में जो रिपोर्ट दी, उसने कारखानों की कई सड़ती हुई सच्चाइयों को उजागर किया। इसमें वेतन में मनमानी कटौती, मजदूरी बढ़ाने की मांग और सबसे अहम जॉबर सिस्टम पर गहरी चोट की गई। ये जॉबर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। हाँ, अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये जॉबर सिस्टम आज के उन भ्रष्ट और दबंग कॉन्ट्रैक्टर्स या बिचौलियों की तरह था, जो कमीशन खाते हैं। एग्जैक्टली, जो गांव से भोले भाले लोगों को शहर काम दिलाने लाते हैं, फिर वे उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर खुद रख लेते हैं, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते हैं। मतलब मजदूर पूरी तरह से इन बिचौलियों के रहमोकरम पर निर्भर हो जाते थे। हाँ, उस दौर में फैक्ट्रियों के भीतर इन जॉबर्स का पूरा आतंक था। आपने बिल्कुल सही तुलना की है। इस कमेटी द्वारा ऐसी जमीनी बुराइयों की जांच करना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मजदूर आंदोलन अब सिर्फ सड़कों पर झंडे लेकर नारे लगाने या हड़ताल करने तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि वो इतना परिपक्व हो चुका था कि वो बाकायदा सरकारी समितियों के साथ मिलकर नीतियों और कानूनों के ड्राफ्ट को बदल रहा था। मतलब 1870 के दशक में शशिपाद बनर्जी और लोखंडे जी द्वारा छपने वाली कुछ साधारण पत्रिकाओं से शुरू होकर अनगिनत छोटी बड़ी हड़तालों के उग्र दौर से गुजरते हुए 1947 तक आते आते ये दर्जनों राजनीतिक दलों
और लाखों मजदूरों की एक ऐसी अजेय ताकत बन गया जिसने सत्ता के समीकरण ही बदल दिए। ये महज पुरानी तारीखों और एड्स का नीरस इतिहास नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई एक आवाज और अपने अधिकारों को छीन कर लेने की एक शानदार गाथा है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम काम के जिन निश्चित 8 या 9 घंटों, सप्ताहांत की सुखद छुट्टी, ओवरटाइम के पैसे और कार्यस्थल पर जिस बुनियादी सम्मान का बिना सोचे आनंद लेते हैं ना, हाँ, वे किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में बैठे सीईओ का दिया हुआ कोई उपहार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे इन्हीं सिग्नल कर्मचारियों, कालिक पुते मिल मजदूरों, विचारकों और ऐसे अनगिनत गुमनाम चेहरों के दशकों लंबे खून पसीने, संघर्ष और बलिदान की बदौलत हमें मिले हैं। जरा सोचिए कि कल सुबह कोई सोकर उठे और अचानक पुलिस उसके दरवाजे पर आ जाए और उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर ले। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, मतलब ना तो वो इंसान अपने बचाव में कोई वकील कर सकता है और न ही किसी अदालत में कोई अपील कर सकता है। बस एक अनिश्चित काल के लिए उसे जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाए। और वो भी सिर्फ एक शक के आधार पर। है ना? बिल्कुल, केवल इस शक पर कि वो इंसान सरकार के खिलाफ कुछ सोच रहा है। सुनने में ये किसी डिस्टोपियन फिल्म का एकदम डरावना सीन लगता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस गहन चर्चा में गोता लगाने वाले हैं, उसका मकसद यही समझना है कि 1919 में भारत के लाखों लोगों के लिए ये कोई फिल्म का सीन नहीं था। ये एक जमीनी हकीकत थी। बिल्कुल, एक खौफनाक हकीकत जिसे एक दमनकारी कानून के जरिए पूरे देश पर थोपा गया था। आज हमारे पास जो दस्तावेज और ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो 1919 से लेकर 1924 के बीच के उस कालखंड को पूरी तरह खोलकर रख देते हैं। और मैं कहूंगी कि इस दौर ने भारतीय प्रतिरोध का पूरा डीएनए ही बदल कर रख दिया था। एकदम सही। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक कानून ने एक खूनी नरसंहार को जन्म दिया और कैसे उस नरसंहार के दर्द ने एक ऐसे जन आंदोलन की नींव रखी जो आज के आधुनिक विरोध प्रदर्शनों का एक ब्लूप्रिंट बन गया। देखिए, इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालते हुए जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि इतिहास कभी भी अलग अलग घटनाओं का कोई बंडल नहीं होता। मतलब कोई भी घटना अचानक नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव की एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक श्रृंखला होती है। हम अक्सर रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग को अलग अलग अध्यायों की तरह पढ़ते हैं। हाँ, स्कूलों में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन असल में ये सब एक ही धागे से बुनी हुई कहानी है। एक घटना दूसरी को जन्म देती है। कोई भी ऐतिहासिक बदलाव रातों रात नहीं होता है। उसके पीछे उस समय के समाज की एक पूरी सोच काम कर रही होती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस पूरी आग को भड़काया। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद ब्रिटिश सरकार एक नई समिति की सिफारिशों पर एक कानून लेकर आई। 10 दिसंबर 1917 को जस्टिस S.A.T. रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनाई गई थी। और इसी कमेटी का नतीजा था वो कुख्यात रॉलेट एक्ट। हाँ, जिसे आधिकारिक तौर पर 18 मार्च 1919 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से पारित किया गया, जिसे आम बोलचाल में सबने रॉलेट एक्ट ही कहा। बिल्कुल। और इसके प्रावधानों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे सरकार ने न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से किनारे रख दिया हो। एक तरह से खुद को गिरफ्तारियों का एक ब्लैंक चेक दे दिया था उन्होंने। यही शब्द मेरे दिमाग में भी आ रहा था, एक ब्लैंक चेक। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। बताइए। प्रथम विश्व युद्ध तो ब्रिटिश साम्राज्य जीत चुका था ना। वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। फिर एक विजयी साम्राज्य को अपनी ही नागरिकों से इतना डर क्यों लग रहा था कि उन्हें ऐसा अंधा और क्रूर कानून लाना पड़ा? देखिए, यही हमें सतह के थोड़ा नीचे झांकना होगा। सत्ता जब सबसे ज्यादा डरी हुई होती है तभी वह सबसे कठोर कानून बनाती है। अच्छा, तो वो डरे हुए थे? बहुत ज्यादा। ब्रिटिश साम्राज्य उस वक्त भीतर से बहुत घबराया हुआ था। इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझिए। लाखों भारतीय सैनिक यूरोप और मध्य पूर्व के मोर्चों से युद्ध लड़कर वापस लौट रहे थे। और उन्होंने दुनिया देख ली थी। बिल्कुल। उन्होंने कथित तौर पर लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे इस उम्मीद से भारत लौट रहे थे कि उनके बलिदान के बदले ब्रिटिश सरकार उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार देगी। और उसी समय में 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति भी तो हो चुकी थी। एकदम सही पॉइंट। सत्ता को उखाड़ फेंकने के विचार हवा में तैर रहे थे। भारत के अंदर भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक नए रूप में उभरने लगा था।
तो मतलब ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया था कि अब उनकी पुरानी रणनीतियों से काम नहीं चलने वाला। युद्ध से लौटे सैनिक और ये नई क्रांतिकारी सोच उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। रॉलेट एक्ट उनका कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जी, ये उनकी घबराहट का नतीजा था। उन्हें बस एक ही डर था कि कहीं कोई बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह ना हो जाए। और इसीलिए उन्होंने ये कानून बनाया ताकि किसी भी उठती हुई आवाज को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कुचला जा सके। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल कर दी। जब कोई सत्ता उस जनता पर ऐसा अंधा कानून थोपती है जिसने अभी अभी उनके लिए युद्ध लड़ा हो, तो वो ब्लैंक चेक अंततः सत्ता के दिवालियेपन का ही कारण बनता है। बाप रे, ये बहुत गहरी बात है। उन्हें लगा होगा कि डंडे के जोर से शांति आ जाएगी, लेकिन उल्टा इस कानून ने पूरे भारत में गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी गुस्से से प्रतिरोध का एक नया तरीका जन्म लेता है, सत्याग्रह। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। फिर 6 अप्रैल को एक सर्वभारतीय विरोध हुआ। और जैसे जैसे मैं इन दस्तावेजों को पढ़ता हूं, एक बात साफ दिखती है। ये आंदोलन फैल तो पूरे देश में रहा था, लेकिन इसका असली केंद्र पंजाब बन गया था। बिल्कुल, पंजाब में हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। हाँ, 9 अप्रैल को गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो पंजाब न जा सकें। और फिर अमृतसर के 2 बेहद लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को उन्हें अचानक प्रशासन ने गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया। बिल्कुल, 9 और 10 अप्रैल के आसपास। प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, पंजाब का केंद्र बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। पंजाब उस समय ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग ग्राउंड था। मतलब सबसे ज्यादा सैनिक वहीं से आते थे। बिल्कुल, ब्रिटिश प्रशासन किसी भी कीमत पर पंजाब के भीतर राष्ट्रवाद की कोई लहर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कोई सामान्य राजनेता नहीं थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में उनकी गहरी पैठ थी। एकदम सही। प्रशासन को लगा कि इन दोनों को रातों रात गायब कर देने से आंदोलन का सर कट जाएगा। उन्हें लगा भीड़ डरकर अपने अपने घर लौट जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब लोगों को पता चला कि उनके सबसे चहेते नेताओं को बिना कारण अगवा कर लिया गया है, तो अमृतसर की सड़कों पर जो गुस्सा उतरा वो बेकाबू था। और उसी बेकाबू गुस्से और एक दमनकारी प्रशासन के बीच टकराव का नतीजा था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन बैसाखी का त्योहार था। हमारे साक्ष्य बताते हैं कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी। और यहाँ श्रोताओं को ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस भीड़ में सिर्फ आंदोलनकारी नहीं थे। हाँ, बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से आए हुए किसान, महिलाएं और बच्चे भी तो थे। बिल्कुल, वो सिर्फ बैसाखी मनाने शहर आए थे। उन्हें इस बात का ठीक से अंदाजा भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू है। वो एक ऐसा मैदान था जिसके चारों तरफ घर और ऊंची दीवारें थीं। बाहर निकलने का बस एक ही संकरा रास्ता था। और फिर ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर। हाँ, डायर अपने सैनिकों के साथ उस संकरे रास्ते को बंद कर देता है और निहत्थी भीड़ पर बिना कोई पूर्व चेतावनी दिए गोलियां चलवा देता है। और ये कोई हवा में की गई फायरिंग नहीं थी। डायर ने स्पष्ट आदेश दिया था कि गोलियां सीधे लोगों के सीने पर चलाई जाए। बाप रे! और तब तक चलाई जाए जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म ना हो जाएं। इस एक क्षण ने ब्रिटिश राज के नैतिक खोखलेपन को चीर कर रख दिया। लेकिन मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक शांतिपूर्ण निहत्थी भीड़ पर, जिसमें बच्चे तक शामिल थे, बिना चेतावनी गोली चलाना, इसे कोई भी प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने का नाम कैसे दे सकता है? अगर भीड़ को हटाना ही था तो हवाई फायरिंग की जा सकती थी ना, चेतावनी दी जा सकती थी। ये तो निहत्थे लोगों का शिकार करने जैसा था। बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा आतंक था। आपने जो आतंक शब्द इस्तेमाल किया है ना, वही इस पूरी घटना का असली मकसद था। अच्छा। हाँ, अगर हम डायर की मानसिकता और बाद में हंटर कमीशन के सामने दिए गए उसके बयानों का विश्लेषण करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मतलब उसने जानबूझकर बिना चेतावनी के फायर किया। बिल्कुल, ये कोई सैन्य चूक या घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था। डायर ने खुद कबूल किया था कि वो सिर्फ उस भीड़ को तितर बितर करने नहीं गया था। उसका उद्देश्य पूरे पंजाब और विस्तार से पूरे भारत की मानसिकता को कुचलना था, जिसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। एकदम सही।
वो एक ऐसा खौफ पैदा करना चाहता था, एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहता था कि कोई भी भारतीय आने वाले 100 सालों तक ब्रिटिश सत्ता की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत ना करे। वो लोगों के दिमाग में ब्रिटिश हुकूमत का एक खौफनाक रूप बिठाना चाहता था। बिल्कुल। भी सत्ता के झूठ की एक अलग ही कहानी कहते हैं। सरकारी आंकड़ों ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि 379 लोग मारे गए। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। हाँ, जब कांग्रेस की पंजाब सब कमेटी ने अपनी जमीनी जांच की, घर घर जाकर जानकारी जुटाई, तो उनका अनुमान था कि कम से कम 500 से 1000 लोगों की मौत हुई है। ये विरोधाभासी आंकड़े हमें सत्ता के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक तरफ क्रूर मशीनरी जमीन पर नरसंहार करती है और दूसरी तरफ प्रशासन कागजों पर उस क्रूरता को कमतर दिखाने का काम करता है, फाइलों में दफनाने का काम। हाँ, लेकिन सच्चाई को फाइलों में दफनाया नहीं जा सकता था। जलियांवाला बाग की चीखें भले ही उस चारदीवारी में घुट गई हों, लेकिन उनकी गूंज पूरे देश ने सुनी। और यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस नरसंहार के बाद भारतीयों का जो रिएक्शन आया, उसने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी। मैंने पढ़ा कि देश के कई बड़े दिग्गजों ने अपने सम्मान और सरकारी उपाधियां लौटाना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सी शंकरन नायर ने वाइसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी ने भी तो अपना कैसरे हिंद पदक लौटा दिया था 1 अगस्त 1920 को। बिल्कुल। और जमनालाल बजाज ने 1921 में अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। लेकिन आज के संदर्भ में कोई सोच सकता है कि महज एक मेडल या सर्टिफिकेट लौटाने से क्या ही होता है? इसका असल में क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। आज के समय में हम इन उपाधियों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजन को शायद नहीं समझ पाते। 1919 के समाज में एक नाइटहुड या राय बहादुर की उपाधि महज एक मेडल नहीं होती थी। तो फिर वो क्या थी? ये समाज में आपके रुतबे, आपके विशेषाधिकार और सबसे बढ़कर ब्रिटिश सत्ता के साथ आपके गठबंधन का सबसे बड़ा प्रतीक थे। ये एक तरह का सोशल आर्मर यानी सामाजिक कवच था। अच्छा, मतलब इन उपाधियों को लौटाना उस समय बहुत बड़ी बात रही होगी। ये सामाजिक आत्महत्या करने जैसा था। जब टैगोर या गांधी जी ने अपनी उपाधियां वापस की, तो वे सिर्फ विरोध नहीं जता रहे थे, वे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की वैधता को खारिज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक ऐसी सत्ता जिसके हाथ खून से सने हैं, उससे मिला कोई भी सम्मान असल में एक कलंक है। बिल्कुल, ये ब्रिटिश सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। उनके अपने ही वफादार अब उनसे किनारा कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े जनाक्रोश के बाद भी ब्रिटिश सरकार का रवैया देखिए। खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए उन्होंने जांच का एक दिखावा रचा। अक्टूबर 1919 में हंटर कमीशन बनाया गया। 8 सदस्यों का एक कमीशन। हाँ, और हमारे साक्ष्य बताते हैं कि सरकार ने बहुत चालाकी से इस कमीशन में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया, ताकि दुनिया को लगे कि जांच निष्पक्ष हो रही है। क्या आप बता सकते हैं वो 3 भारतीय कौन थे? हाँ, वो थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। लेकिन इस दिखावे का निष्कर्ष क्या निकला? इस कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। उन्होंने डायर की कार्रवाई की आलोचना तो की, लेकिन बहुत ही सधे हुए और तकनीकी शब्दों में। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा कि बिना चेतावनी गोली चलाना और भीड़ छंटने पर भी फायर जारी रखना अनुचित और आवश्यकता से अधिक था। सोचिए जरा। बस एक भयानक नरसंहार को महज एक ओवर रिएक्शन करार दे दिया गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने दफ्तर में छोटी सी बात पे थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया हो और आप कह रहे हो कि भाई इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। सैकड़ों निहत्थे लोगों की जान चली गई और उसे सिर्फ आवश्यकता से अधिक कदम बताकर फाइल बंद कर दी गई। क्या उन 3 भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया था। उन तीनों भारतीय सदस्यों ने एक अलग माइनॉरिटी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने डायर की कड़ी निंदा की थी। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन भारतीयों को कमीशन में रखना सिर्फ एक विंडो ड्रेसिंग थी। और यहीं संस्थागत न्याय पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। जब कोई राज्य अपने ही नागरिकों की हत्या को केवल एक निर्णय की गलती मानकर छोड़ देता है, तो वह न्याय नहीं होता, वो न्याय का एक क्रूर मजाक होता है। और इतिहास हमें बताता है कि जब अदालतें न्याय देने में विफल हो जाती हैं, तो प्रतिशोध की भावना दशकों तक सुलगती रहती है। और ये सुलगती हुई आग कब और कैसे बाहर आई, इसके भी दस्तावेज हमारे पास हैं। पूरे 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को पंजाब के ही एक शख्स क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडवायर की गोली मार के हत्या कर दी। वही ओडवायर जिसने जलियांवाला बाग के समय डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। बिल्कुल।
उधम सिंह 21 साल तक उस घाव को अपने सीने में लिए घूमता रहा। ये दिखाता है कि जब सिस्टम फेल होता है तो लोगों का गुस्सा कितनी गहराई तक जड़ जमा लेता है। बिल्कुल सही कहा। उधम सिंह की घटना व्यक्तिगत प्रतिघात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसके समानांतर 1919-20 के दौर में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव भी आ रहा था। लोगों में जो बेबसी थी उसे एक नई दिशा मिल रही थी। हाँ, और यहीं हमारी चर्चा एक नया मोड़ लेती है, जहां हम खिलाफत आंदोलन का प्रवेश देखते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का दर्द मैं समझ सकता हूं, ये हमारी जमीन पर हुआ था, लेकिन इसके तुरंत बाद खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हो जाता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। हाँ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 अगस्त 1920 को जो सेवरे संधि हुई थी, उसके तहत तुर्की का विघटन कर दिया गया और वहां के खलीफा के पद पर संकट आ गया। अब ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक मुद्दा था ना। अगर गांधी जी अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने इस तुर्की के मुद्दे को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ क्यों जोड़ दिया? देखिए, गांधी जी की रणनीतिक सोच को समझने के लिए हमें उस समय के समाज के मनोविज्ञान को समझना होगा। क्या ये सिर्फ मुसलमानों का समर्थन हासिल करने का तरीका नहीं था? उस समय के कई बड़े नेताओं को भी यही लगा था, लेकिन गांधी जी समझ गए थे कि जलियांवाला बाग ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है, और एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, एक संगठन और जन समर्थन चाहिए होता है। दूसरी तरफ तुर्की के खलीफा के अपमान ने भारत के मुस्लिम समुदाय में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी थी। अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली और मौलाना आजाद जैसे नेता पहले ही मुसलमानों को संगठित कर रहे थे। अच्छा, और हकीम अजमल खान ने भी तो अपनी हाजिकुल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। बिल्कुल, और हसरत मोहानी जैसे नेता भी सक्रिय थे। गांधी जी ने देखा कि इन दोनों अलग अलग धाराओं का दुश्मन एक ही है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। जलियांवाला बाग में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी का खून एक साथ बहा था। हाँ, तो उन्होंने उस साझे दर्द को खिलाफत के गुस्से के साथ मिला दिया। एकदम सही। 23-24 नवंबर 1919 को जो दिल्ली सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन का ब्लूप्रिंट रखा। यंग इंडिया में उन्होंने खुद लिखा था कि ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर अगले 100 सालों तक नहीं मिलेगा। और उनका ये पैंतरा जमीन पे काम भी कर रहा था। मुझे इन साक्ष्यों में एक बहुत ही अद्भुत बात मिली जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सी बात? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी कुछ दिन पहले 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में एक घटना हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद, जो एक बहुत बड़े हिंदू सन्यासी और आर्य समाजी नेता थे, उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के भीतर से, उसके प्रांगण से हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। सच में? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, 1919 का समाज और एक हिंदू सन्यासी जामा मस्जिद से भाषण दे रहा है। ये एक वैचारिक और सामाजिक भूचाल रहा होगा। बिल्कुल, ये उस दौर की जमीनी हकीकत का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जनता के स्तर पर एक अभूतपूर्व एकता आकार ले रही थी। रॉलेट एक्ट के डर ने धार्मिक दीवारों को दरका दिया था, और गांधी जी इसी ऊर्जा को असहयोग आंदोलन में तब्दील करना चाहते थे। हाँ, लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, चीजें इतनी सीधी नहीं होती। जहां एक तरफ सड़कों पर जन आंदोलन का उत्साह था, वहीं कई बड़े नेता गांधी जी के इन तरीकों से सहमत नहीं थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पूरी पद्धति का खड़ा विरोध किया था। हमारे स्रोत बताते हैं कि जिन्ना ने खिलाफत और असहयोग के तरीकों को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक और अवैध गतिविधियां कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन जिन्ना ऐसा क्यों कह रहे थे? वो भी तो आजादी ही चाहते थे ना। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों नेताओं के नजरिए का बुनियादी फर्क देखना होगा। अच्छा। जिन्ना मुख्य रूप से एक वकील थे, एक बहुत ही कुलीन और संवैधानिक दायरे में काम करने वाले राजनेता। अच्छा। उनका मानना था कि ब्रिटिश सत्ता से लड़ाई अदालतों में और संसदों में लड़ी जानी चाहिए, तर्क और कानून के दम पर। उनके लिए आम जनता को सड़कों पर उतारना, हड़तालें करना, ये सब अराजकता थी। बिल्कुल, और सिर्फ जिन्ना ही नहीं, मदन मोहन मालवीय जी जैसे नेताओं को भी चिंता थी। वे खिलाफत के मुद्दे से सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन छात्रों द्वारा शिक्षा और स्कूलों के बहिष्कार के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरी तरफ गांधी जी का दर्शन बिल्कुल अलग था। हाँ, गांधी जी मानते थे कि जब कानून बनाने वाला ही अत्याचारी हो जाए, जैसे रॉलेट एक्ट के मामले में, तो उस असंवैधानिक सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ना एक धोखा है।
उनके लिए जन आंदोलन और सत्याग्रह ही एकमात्र हथियार थे। एकदम सही। ये एक बहुत गहरा वैचारिक टकराव था। तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ कुछ सालों का इतिहास नहीं है, ये एक पूरी विकास यात्रा है। कैसे सत्ता के खौफ से जन्मा एक छोटा सा कागजी कानून, रॉलेट एक्ट, एक ऐसे खूनी नरसंहार में बदल जाता है जो पूरे देश की आत्मा को झकझोर देता है। और फिर वही दर्द, वही गुस्सा एक ऐसे देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लेता है जिसका ब्लूप्रिंट हमें आज के विरोध प्रदर्शनों में भी दिखाई देता है। बिल्कुल। और इन सारे दस्तावेजों को गहराई से देखने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न उठता है। वो क्या है? देखिए, जब कोई सत्ता, चाहे वो 100 साल पहले की हो या किसी और दौर की, दमन की सारी हदें पार कर देती है, जैसे जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर किया था, तो क्या वो वास्तव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही होती है? या फिर उस चरम क्रूरता के क्षण में वो अनजाने में अपने ही पतन की सबसे मजबूत नींव तैयार कर रही होती है? क्या बात है! ये वाकई एक ऐसा विचार है जो बहुत गहराई तक जाता है। और इसके साथ ही एक और विरोधाभास कर विचार कीजिएगा। जिन्ना ने 1920 में जिन जन आंदोलन और हड़तालों को असंवैधानिक कहा था, क्या उसी तरह के सविनय अवज्ञा के तरीकों ने आगे चलकर पूरी दुनिया के आधुनिक लोकतंत्रों में विरोध प्रदर्शन की नींव नहीं रखी? सच में ये कैसा सवाल है जिस पर हम सबको आज ठहर के सोचना चाहिए। सोचिए, एक बहुत ही विशाल गगनचुंबी इमारत बन रही है। हजारों मजदूर दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं। हाँ, और सालों की मेहनत के बाद एक बहुत मजबूत नींव भी पड़ चुकी है उस इमारत की। बिल्कुल। और अब एक विशाल ढांचा आकार ले रहा है। इमारत अपनी पूरी ऊंचाई छूने ही वाली है कि अचानक मुख्य आर्किटेक्ट साइट पर आता है और एक आदेश देता है। वो कहता है कि काम रोक दो, अभी इसी वक्त। और मजे की बात यह है कि वो निर्देश सिर्फ काम रोकने तक सीमित नहीं होता है। वो आर्किटेक्ट आगे कहता है कि अब तक जो भी बना है उसे उसी हाल में वही छोड़ दो, कोई और नई ईंट नहीं रखी जाएगी। ये तो मतलब बाहर खड़े किसी भी इंसान को या वहां काम कर रहे मजदूरों को पूरी तरह से हताश कर देगा। कोई भी यही सोचेगा कि जब सफलता बस सामने ही थी तो इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया गया। सही कहा। और ठीक यही उलझन, वही अचानक लगा ब्रेक 1922 के भारत में एकदम ऐसे ही महसूस किया गया था। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को खंगाल रहे हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय मोड़ों में से एक हैं। हमारी इस चर्चा का आधार है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम स्वराज टू चौरी चौरा के कुछ बेहद दिलचस्प अंश। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सी घटना किस दिन हुई। हम उस मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं कि कैसी एक विशाल राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा हुआ, किन अंदरूनी रणनीतियों ने उसे ताकत दी और क्यों एक अकेली हिंसक घटना ने उस दौड़ती हुई हाई स्पीड ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक खींचने पे मजबूर कर दिया। वाकई। और मैं कहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पहलू सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है वो है विभिन्न दिग्गज नेताओं के बीच का गहरा वैचारिक मतभेद। एक ही समय पर ब्रिटिश व्यवस्था को तोड़ने की विनाशकारी रणनीति और एक नए भारतीय समाज को गढ़ने की रचनात्मक रणनीति, इन दोनों का जो संतुलन था वो इसे इतिहास का एक बहुत ही जटिल अध्ययन बनाता है। तो चलिए सबसे पहले उस दबाव को समझते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा आंदोलन अचानक किसी एक सुबह तो पैदा नहीं हो जाता है ना। बिल्कुल नहीं, इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि होती है। हाँ, और स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ दिखता है कि इस असहयोग आंदोलन के पीछे मुख्य रूप से 3 बहुत ही गहरी और स्पष्ट मांगे थीं। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय, और तीसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो था स्वराज्य की प्राप्ति। अगर मैं इसे उस दौर के नजरिए से देखूं तो ये एक प्रेशर कुकर की तरह था जो 3 अलग अलग दिशाओं से मिल रही आंच के कारण बस फटने ही वाला था। ये प्रेशर कुकर वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि दबाव सच में हर तरफ से आ रहा था। लेकिन यहाँ खिलाफत के मुद्दे की उस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है जिसने इस आंदोलन को एक अभूतपूर्व ताकत दी थी। अच्छा, वो कैसे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की के खलीफा के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया था।
और दुनिया भर के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमानों के लिए भी खलीफा एक सर्वोच्च धार्मिक पद था। तो गांधी जी ने इस क्षण को एक सदी में एक बार मिलने वाले उस अवसर के रूप में देखा जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ पूरी तरह से एकजुट हो सकते थे। ओह, मतलब एक तीर से दो निशाने। और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के घाव भी एकदम ताजे थे। बिल्कुल, पंजाब में जो बर्बरता हुई थी उसने हर एक भारतीय के मन में ब्रिटिश न्याय प्रणाली से जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा विश्वास था वो भी खत्म कर दिया था। और इसी पृष्ठभूमि में 1 अगस्त 1920 का वो दिन आता है जब असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होती है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही भावुक कर देने वाला ऐतिहासिक संयोग भी जुड़ा है। ठीक इसी दिन भारतीय राजनीति के सबसे कद्दावर नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। ये सच में एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। वो भी एक ही दिन। तिलक जी की मृत्यु से जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ था ना, उसे भरने की जिम्मेदारी अब इस नए राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर आ गई थी। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा नहीं था। जिस कांग्रेस पार्टी को इस आंदोलन का नेतृत्व करना था, उसके भीतर ही भारी वैचारिक उथल-पुथल मची हुई थी। हाँ, और यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। मतलब सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। बिल्कुल। लेकिन शुरुआत में C.R. दास, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे दिग्गज नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। मेरा सवाल ये है कि ये नेता तो खुद कट्टर देशभक्त थे, आज़ादी चाहते थे, फिर वे इस आंदोलन के खिलाफ क्यों खड़े थे? इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर यह विरोध थोड़ा समझ से परे लगता है। मैं समझाता हूँ। ये विरोध असल में देशभक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि तरीके को लेकर एक बहुत गहरा डर था। डर? कैसा डर? देखिए, C.R. दास या एनी बेसेंट जैसे नेता दशकों से संवैधानिक राजनीति कर रहे थे। मतलब याचिकाएं देना, काउंसिल में बहस करना, अचानक से अदालतों का बहिष्कार करना या स्कूलों को छोड़ना और सड़कों पर उतरना उनके लिए एक ऐसी अराजकता का निमंत्रण था जो नियंत्रण से पूरी तरह बाहर जा सकती थी। अच्छा, मतलब उन्हें लगता था कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी। बिल्कुल। वे राजनीति के स्थापित और सुरक्षित तरीकों को छोड़कर एक अनजाने और जोखिम भरे रास्ते पर चलने को लेकर आशंकित थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में हवा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, वो तो है। दिसंबर 1920 में नागपुर का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता C. विजय राघवाचार्य ने की थी। यहाँ आते आते असहयोग प्रस्ताव न सिर्फ सर्वसम्मति से पारित हो गया, बल्कि इसे कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना भी लिया। और पता है, नागपुर अधिवेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ इस आंदोलन को अपनाना नहीं था। तो और क्या था? बल्कि कांग्रेस के संविधान में किया गया एक बुनियादी बदलाव था। पार्टी के लक्ष्य को स्वशासन से बदलकर स्वराज्य कर दिया गया। ओह, स्वशासन से स्वराज, ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल, एक विशाल पैराडाइम शिफ्ट था ये। स्वशासन का अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य की छतरी के नीचे रहकर अपनी सरकार चलाना, जैसे उस समय कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन स्वराज्य ने इस दायरे को असीमित कर दिया। इसने आम जनता को एक ऐसा शब्द दिया जिससे वे सीधे तौर पर जुड़ सकते थे। लक्ष्य तो तय हो गया, लेकिन असली चुनौती तो अब थी कि इस विचार को जमीन पर कैसे उतारा जाए। मतलब एक आम किसान या एक पढ़े लिखे वकील को कैसे मनाया जाए कि वो इस स्वराज्य के लिए अपनी आजीविका खतरे में डाल दे। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ जो रणनीति अपनाई गई वो एक दोहरी रणनीति थी। दोहरी रणनीति मतलब दो अलग अलग काम एक साथ? हाँ, एक तरफ थे नकारात्मक कार्य यानी बहिष्कार, जैसे सरकारी उपाधियां, अदालतों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग कर देना। और दूसरी तरफ थे रचनात्मक कार्य, जैसे चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आप एक ही समय में एक पुरानी सड़ी हुई इमारत को हथौड़े से तोड़ रहे हैं और ठीक उसी वक्त एक नई इमारत की नींव भी रख रहे हैं। बहुत खूब। ये वाकई इतिहास की सबसे बेहतरीन रणनीतियों में से एक थी। अगर हम इस पूरे तंत्र को बड़े परिप्रेक्ष्य में समझें तो केवल बहिष्कार से बात नहीं बन सकती थी। क्यों नहीं बन सकती थी? क्योंकि आप ब्रिटिश अदालतों या स्कूलों का बहिष्कार करके मौजूदा व्यवस्था में एक दरार तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन बहिष्कार अपने पीछे एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ जाता है और कोई भी समाज लंबे समय तक उस शून्यता में जिंदा नहीं रह सकता। ये बात एकदम तार्किक है। मतलब
अगर हजारों बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? उनका भविष्य तो पूरी तरह अधर में लटक जाएगा। ठीक यही वो जगह थी जहां रचनात्मक कार्य उस खालीपन को भरने के लिए आगे आए। जब आपने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया तो चरखे और खादी ने उस कमी को पूरा किया और लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। और जब सरकारी स्कूल छूटे तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों ने उनकी जगह ले ली। बिल्कुल, और सबसे अहम बात थी अस्पृश्यता का अंत। आप एक औपनिवेशिक ताकत से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आपका अपना समाज अंदर से बटा हुआ हो। सही बात है। इन रचनात्मक कार्यों ने ही इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को एक सच्चे सामाजिक जन आंदोलन में बदल दिया था। इस रणनीति का असर समाज के हर तबके पर पड़ा। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था उच्च वर्ग और बुद्धिजीवियों का त्याग। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। हाँ, ये बहुत बड़े कदम थे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? क्या उपाधियां लौटाना सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम या कहें तो एक पीआर स्टंट नहीं था? मतलब एक मेडल लौटा देने से ब्रिटिश राज के दैनिक कामकाज पर क्या ही असर पड़ता होगा? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन हमें औपनिवेशिक सत्ता की वैधता को समझना होगा। अंग्रेज भारत में मुट्ठी भर थे। वे 30 करोड़ भारतीयों पर सिर्फ बंदूकों के दम पर राज नहीं कर रहे थे। तो फिर किस दम पर कर रहे थे? वे सहमति और प्रतिष्ठा के दम पर राज कर रहे थे। जब भारत के सबसे सम्मानित लोग उन उपाधियों को सरेआम ठुकरा रहे थे तो वे दरअसल ब्रिटिश सरकार की उस वैधता और प्रतिष्ठा को नकार रहे थे। ये एक सीधा संदेश था कि तुम्हारा दिया हुआ सम्मान हमारे लिए अब अपमान के बराबर है। वाकई। और इस संदेश को सबसे ज्यादा ताकत दी वकीलों ने। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे शीर्ष वकीलों ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी। बिल्कुल। हमें ये याद रखना चाहिए कि उस दौर में वकालत सबसे ज्यादा कमाई वाला पेशा था। मोतीलाल नेहरू जैसे लोग जो एक शाही जीवन जीते थे, उन्होंने अपनी वकालत और वो सारी सुख सुविधा एक झटके में छोड़ दी। बाप रे, वो भी उस जमाने में। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो समानांतर ढांचा खड़ा किया गया वो भी अद्भुत था। 1920 में गुजरात विद्यापीठ और अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई, जो जामिया बाद में दिल्ली गया। और फिर 1921 में काशी विद्यापीठ बना। असल में ये एक समानांतर राज्य खड़ा करने की कोशिश थी। हजारों छात्र जो कल तक ब्रिटिश इतिहास पढ़ रहे थे, वे अब इन विद्यापीठों में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ रहे थे। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण था कि भारतीय बिना ब्रिटिश ढांचे के भी अपना समाज चला सकते हैं। ये सब सुनकर तो बहुत क्रांतिकारी और देशभक्ति से उत्प्रोत लगता है। लेकिन स्रोतों में एक ऐसा विरोधाभास भी है जो बहुत चुभता है। कौन सा विरोधाभास? रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्हें पूरा देश गुरुदेव कहता था। उन्होंने इस असहयोग और विशेष रूप से विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का कड़ा विरोध किया। हाँ। उन्होंने इसे साफ तौर पर अविवेकपूर्ण और व्यर्थ विनाश कहा। मतलब जहां पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जल रही है और उसे देशभक्ति का चरम माना जा रहा हो, तब देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी उसे अविवेकपूर्ण कह रहा है। ये एक बहुत ही शानदार बौद्धिक टकराव था। दोनों ही महान विचारक थे और दोनों का लक्ष्य भारत की भला ही था, लेकिन उनके सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग था। कैसे? टैगोर का तर्क विशुद्ध रूप से आर्थिक और मानवीय था। उनका मानना था कि जिस देश में करोड़ों लोग गरीबी और नंगेपन से जूझ रहे हों, वहां कपड़ों को जला देना सीधे सीधे संसाधनों की बर्बादी है। वे इस नकारात्मकता से बहुत चिंतित थे। उनका तर्क अपनी जगह बहुत मजबूत है ना? लेकिन गांधी जी के लिए विदेशी कपड़े जलाना कोई आर्थिक कृत्य था ही नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक आजादी का कृत्य था। मनोवैज्ञानिक आजादी? हाँ। वे मानते थे कि भारतीयों के मन में विदेशी वस्तुओं को लेकर जो एक हीन भावना और मोह बैठ गया है, वो तभी खत्म होगा जब उन कपड़ों को राख में बदल दिया जाएगा। ये एक तरह से डर को भस्म करने का एक अनुष्ठान था। और ये टकराव सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं था, राजनीतिक स्तर पर भी दरारें आ रही थीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग के इस तरीके का स्पष्ट रूप से विरोध करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिया। विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने भी इसका कड़ा विरोध किया। क्योंकि जैसा हमने कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में चर्चा की थी कि जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेता पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी राजनीति में विश्वास रखते थे। सड़कों पर उतरकर कानून तोड़ना उनके लिए एक ऐसा जिन्न था जिसे एक बार अगर बोतल से निकाल दिया गया तो
उसे वापस डालना संभव हो जाता। तो अब हम 1922 की शुरुआत में पहुंच चुके हैं। आंदोलन अपने चरम पर है, लाखों लोग सड़कों पर हैं, उपाधियां लौटाई जा चुकी हैं, नए स्कूल चल रहे हैं और जेलें पूरी तरह भर चुकी हैं। हवा में ये एहसास है कि स्वराज्य बस कुछ ही महीनों की दूरी पर है। बिल्कुल, सफलता एकदम सामने दिख रही थी। लेकिन फिर आता है 4 फरवरी 1922 का मनहूस दिन। संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है चौरी चौरा। वहां एक क्रुद्ध भीड़ पुलिस थाने पर हमला कर देती है और उसमें आग लगा देती है। 22 पुलिसकर्मी उस आग में जलकर मर जाते हैं। ये वो क्षण था जिसने उस पूरी गगनचुंबी इमारत के निर्माण को हमेशा के लिए रोक दिया। वाकई, घटना के तुरंत बाद 12 फरवरी 1922 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक आपात बैठक होती है और वहां गांधी जी इस हिंसा से इतने आहत होते हैं कि वे असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का ऐलान कर देते हैं। एकदम से ब्रेक लग जाता है। हाँ, और इस फैसले ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। स्रोत बताते हैं कि आंदोलन के इस अचानक स्थगन से सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे नेता आग बबूला हो गए थे। फरवरी 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इस निर्णय की जमकर निंदा हुई थी। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या गांधी जी यहाँ कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं हो रहे थे? मतलब जब आप करोड़ों लोगों को सड़कों पर उतारते हैं तो थोड़ी बहुत हिंसा तो सांख्यिकीय रूप से हो ही जाती है। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है ना? क्या देश भर में इतनी सफलता से फैले आंदोलन को किसी एक छोटे से कस्बे की घटना के कारण रोक देना व्यावहारिक था? जिन लोगों ने अपनी नौकरियां, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं था? यही वो बिंदु है जहां गांधी जी का दर्शन और उनकी दूरदर्शिता बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग खड़ी होती हैं। पहली नजर में ये वाकई अति आदर्शवाद लगता है। उनके लिए साधन यानी रास्ते, साध्य यानी मंजिल जितने ही पवित्र होने चाहिए थे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर और व्यावहारिक राजनीतिक समझ भी थी। अच्छा, वो क्या थी? गांधी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य असल में एक बहुत बड़ी सैन्य मशीन है। वे बस एक बहाने की तलाश में थे। अगर आंदोलन हिंसक हो जाता तो ब्रिटिश सरकार को इस पूरे आंदोलन को बंदूकों और तोपों से कुचलने का एक नैतिक बहाना मिल जाता। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वे इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार कर सकते थे। गांधी जी ने उस हिंसा को फैलने से पहले ही रोककर असल में आंदोलन को एक बहुत बड़े खून खराबे से बचा लिया था। ये नजरिया तो वाकई पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब वो इमरजेंसी ब्रेक सिर्फ आदर्शवाद नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक बचाव भी था। बिल्कुल। से बड़ा चेहरा अब जेल में था और जनता पूरी तरह दिशाहीन। और ब्रिटिश सरकार बहुत अवसरवादी थी। जब तक आंदोलन अपने पूरे उफान पर था, वे गांधी जी पर हाथ डालने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरे देश में आग लगने का खौफ था। सही कहा। लेकिन जैसे ही आंदोलन वापस किया गया और जनता व नेताओं के बीच निराशा और भ्रम फैला, सरकार ने ठीक उसी पल का फायदा उठाकर मुख्य सूत्रधार को रास्ते से हटा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक आखिरी मोड़ है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्त थे, जिन पर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, आपको पता है अदालत में उनका बचाव किसने किया? किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये वही मालवीय जी हैं जिन्होंने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में शुरुआत में इस असहयोग आंदोलन का कड़ा विरोध किया था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन अभियुक्तों की पैरवी की और अपने शानदार कानूनी तर्कों से कईयों की फांसी की सजा कम करवाकर उन्हें बचा लिया। हालांकि अंततः 19 लोगों को फांसी हुई, लेकिन ये विरोधाभास कितना अद्भुत है। जो इंसान शुरुआत में इस रास्ते के खिलाफ खड़ा था, अंत में वो उसी रास्ते पर चलने वालों की जान बचाने के लिए अदालत में लड़ रहा था। ये घटना हमें उस दौर के नेताओं के चरित्र की गहराई दिखाती है। वैचारिक मतभेद का मतलब ये कतई नहीं था कि वे एक दूसरे के दुश्मन थे। मालवीय जी असहयोग की रणनीति से असहमत हो सकते थे, लेकिन वे अपने देशवासियों को ब्रिटिश न्याय प्रणाली के रहमो करम पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। भले ही सड़कों पर आंदोलन रुक गया था, लेकिन स्वराज और न्याय की वो लड़ाई अब अदालतों के भीतर लड़ी जा रही थी। इस आंदोलन ने सत्ता और जनता के बीच के उस समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया था, जो 1857 के बाद से चला रहा था। तो अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समेटें
तो ये आंदोलन खिलाफत और जलियांवाला बाग के गहरे आक्रोश से उपजा। इसने विदेशी कपड़ों की होली और उपाधियों के त्याग के रूप में अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। रचनात्मक कार्यों के जरिए इसने पहली बार पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और अंततः चौरी चौरा की उस दुखद आग में जाकर एक अचानक और दर्दनाक ठहराव पर आ गया। एक ऐसा ठहराव जिसने उस समय भले ही सबको निराश किया हो, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो इसने भविष्य के सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों के लिए एक अहिंसक और बेहद अनुशासित खाका तैयार कर दिया था। इति है हमने शुरुआत में उस इमारत के अचानक रुक जाने और उस हाई स्पीड ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक की बात की थी। हाँ, किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर एक ही स्थान पर हुई हिंसा पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अचानक रोक सकती है, तो क्या पूर्ण अहिंसा की शर्त किसी जन आंदोलन को बहुत अधिक नाजुक और कमजोर बना देती है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर क्या यही वो अकल्पनीय और जिद्दी नैतिक अडिगता थी जिसने लंबी अवधि में इस पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इसका सबसे बड़ा, सबसे धारदार और अजेय हथियार दिया? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये उन मानवीय फैसलों का सबसे बड़ा दर्पण है जो आज भी हमारी दिशा तय करते हैं। तो इस विस्तृत चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हर स्थापित तथ्य पर सवाल उठाते रहिए।